छोटी छोटी भूलों से बड़े बड़े रोग दुख, बड़े बड़े संकट, बड़ी बड़ी समस्याएं, चुनौतियां, बड़े बड़े उपद्रव और कई बार तो अपूर्णीय क्षतियां, अपूर्णीय हानि जीवन में हो जाती। हमें शरीर जो एक सुपर मशीन की तरह है, शरीर, ये जीवन, इसके बारे में बहुत सारी बातें, उसमें एक बात ये भी है कि शरीर एक सुपर मशीन की तरह है। इसमें कोई यदि ठीक से ऑपरेट और कोऑपरेट करना नहीं आता है तो इसमें कुछ ना कुछ छोटी मोटी, छोटी बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स, फाल्ट्स आ जाते हैं। उसको ठीक कर लो, सिर ठीक हो जाए। ये मोटापा, ये बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ये केवल और केवल टेक्निकल फॉल्ट है और कुछ नहीं। इसको ठीक से डील और हील करना आना चाहिए। बॉडी को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कोऑपरेट करना है, मैक्सिमम भाई बहनों को यह आता नहीं। इसको ठीक से डील करना नहीं आएगा, इसको ठीक से ऑपरेट करना नहीं आएगा। इसमें सुबह से शाम तक बहुत प्रकार की टूट फूट होती रहती है। इसको रिपेयरिंग करना नहीं आता है, बॉडी को डील करना और हील करना नहीं आता है। तो थोड़ा थोड़ा करके कोई भी रोग तन में और मन में इकट्ठा होता रहता है। वो तन मन के रोग बहुत कष्ट देते हैं। धीरे धीरे करके तन में वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, इन्फ्लेमेशंस, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जीज, कुछ अनवांटेड, अवांछित चीजें इकट्ठी होती रहती हैं। थोड़ा सा कफ इकट्ठा होता है। अब मैं 5-7 बातें कह रहा हूं। डिजीज ये इंडिकेशन है कि शरीर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ अनवांटेड चीजें हो रही हैं, अवांछित चीजें हो रही हैं। जैसा होना चाहिए नैसर्गिक रूप से वैसे नहीं हो रहा है। डिजीज आर द इंडिकेशन। शरीर में होने वाले जो रोग हैं ये एक संकेत है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसको ठीक कर लो। एक नेचुरल, नैसर्गिक, प्राकृतिक वार्निंग, चेतावनी का तंत्र प्रकृति परमेश्वर ने दिया हुआ है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जैसे ही अपने को कोई वार्निंग मिले, चेतावनी मिले, संकेत मिले, इंडिकेशन मिले, सिग्नलिंग मिले, डिजीज आर द सिग्नल्स, तो सिग्नल को ठीक करो। मतलब सिग्नल को ठीक करो मतलब जिस कारण से वो रोग, कष्ट, दुख हो रहा उसका निवारण करो। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ी नाक चौक हुई तो नाक में कुछ सिंथेटिक चीजें डाल लेते हैं, जिस कारण से वो नाक चौक हो रही है उसको ठीक नहीं करते। गला दुखा, गले में थोड़ी सी दुखन होती है तो ये इंडिकेशन है कि आपके शरीर में कफ बढ़ रहा है, प्रतिशाय, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड होने वाला है। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक का दरवाजा है आपका नाक, गला, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई अलर्ट हो जाओ, नहीं तो 2400 किलोमीटर लंबा तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक खतरे में पड़ जाएगा। अब हम बेवकूफी क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक लेते हैं, स्टीरॉयड लेते हैं, सिंथेटिक ड्रॉप नाक में डाल लेते हैं,
गले के भी अंदर कुछ डाल लेते, ऊपर से कुछ लगा लेते हैं। मैंने विक्स लगा लिया, मैंने अंदर कुछ खा लिया, एंटीबायोटिक ले ली, कुछ स्टीरॉयड ले लिया, इनहेलर ले लिया। बोले मेरा गला रुंध रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अरे भैया ये बेवकूफ़ी वाले काम बंद करो। वो कफ बढ़ रहा था तो उसके लिए अणु तेल डालो, ज़्यादा बढ़ गया तो ज्योतिष्मती तेल डालो। थोड़ी नाजुक प्रकृति है तो गुनगुना करके, अब देखो सामान्य अणु तेल डालना, गुनगुना करके अणु तेल डालना, सामान्य रूप से बादाम रोगन डालना, गुनगुना करके डालना, इसमें भी फर्क हो जाता है। तेज उष्ण, मध्यम उष्ण और नॉर्मल टेम्परेचर, तीनों में भी फर्क पड़ता है। चाहे औषधि हो चाहे जल हो, इसका भी असर होता है। एक एक क्रिया की गहरी प्रतिक्रिया आपके भीतर होती है। अब इन चीजों को समझते नहीं, ऐसे ही कुछ ना कुछ मनमानी करते रहते हैं। ये सिंथेटिक दवाइयां तो पूरी मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे हमारा पूरा डीएनए में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। किसी किसी पदार्थ का, द्रव्य का, शरीर के अलग अलग अंग प्रत्यंगों का अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग का, ब्लड टेस्टिंग का, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन की टेस्टिंग का कुछ मापदंड बनाया हुआ है, पैरामीटर सेट किए हुए, उसके अकॉर्डिंग शरीर चल रहा है। तो -+10 और कई बार तो 20 भी चलता है। -+10 इतना तो आप मान करके चलो। बीपी के, शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के, इजेक्शन फ्रैक्शन के, एमआरआई के, सीटी स्कैन के, पेट स्कैन आदि के जो भी पैरामीटर बना रखे हैं, वो माइनस और +10 जोड़ लेना उसमें। 10% तो हर एक व्यक्ति की नेचर एक जैसी नहीं होती है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और सबका जेनेटिक स्ट्रक्चर और बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आयु के अनुरूप, बॉडी की टेंडेंसी, मन की टेंडेंसी सबके अलग अलग होती है। उसके अनुरूप थोड़ा बहुत अंतर होगा। थोड़ा कफ बढ़े तो अणु तेल, ज्योतिष्मती तेल, बादाम रोगन थोड़ा गुनगुना करके डालना। पूरी तरह से हेल्दी है तो आप बादाम रोगन और अणु तेल से ही काम चल जाएगा। फिर बिना गर्म किए भी चलेगा। जैसे मैं रोज़ डालता हूँ अणु तेल या बादाम रोगन। कभी बहुत हज़ारों लोगों से मिले और उसमें कुछ अनवांटेड चीज़ें होने की संभावना है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के संपर्क में आने की संभावना है, तो फिर ज्योतिष्मती डाल लेते हैं 10 दिन में, 15 दिन में एक बार। तो आप देखते हैं स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने 99.99% और बहुत से मामलों में 100% फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको फिट दिखते हैं। तो ऐसे ही नहीं दिखते, हम भी सजग रहते हैं इसलिए दिखते। और हम अपने भीतर कफ को संचित नहीं होने देते। तो हमारा नाक, हमारा गला, हमारी छाती, हमारा 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक, उससे जुड़े हुए हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, और उन सेल्स को जहाँ से ड्राइव करते हैं वो 86 ब्रेन के न्यूरॉन्स, उससे निकलने वाले 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा जो सिग्नलिंग होती है उसको हम पॉजिटिव मोड पर रखते हैं। और एक एक सेल से एक एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ जो गतिविधियाँ होती हैं उसको हम राइट डायरेक्शन में चलाते रहते हैं। इसलिए हमारा जीवन सही दिशा में चल रहा है। ये तो मैंने आपको कफ का बताया। अभी कफी बढ़ के क्या बनता है? मोटापा। कफी बढ़ के क्या बनता है बोलो? मोटापा, कोलेस्ट्रोल, अलग अलग प्रकार के सिस्ट, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स प्रधान रूप से कफ से फिर उसमें सहायता करता है। थोड़ा वात और पित्त भी आगे बताएंगे। तन, मन और जीवन
कैसे हमारा सही दिशा में आगे बढ़े, इसको ठीक ठीक समझेंगे। सामान्य रूप से कफ बढ़ा तो नस्य से काम हो गया, सामान्य रूप से वात बढ़ता है तो बस्ती से काम हो जाता है, सामान्य रूप से पित्त बढ़ा तो वमन से काम हो जाता है। जो एकदम बढ़ा हुआ है वो जो भी एक्सेस है, ओवरफ्लो है, वो निकल जाएगा। नस्य से कफ, बस्ती से वात और वमन से पित्त। सामान्य रूप से बढ़े हुए कफ के लिए जैसे नस्य बताया, वात के लिए बस्ती मेडिकेटेड एनिमा बताया, और पित्त के लिए मेडिकेटेड वमन, सौंफ, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा आदि का ही वमन करना चाहिए तो पित्त का तुरंत प्रशमन होता है। ऐसी ये बात बताए के लिए। कफ अब थोड़ा ज्यादा बढ़ा तो क्या करें? 1-2 गोली ब्रोनकोम की चूस लें। और ज्यादा बढ़े तो क्या करें? तो खाली पेट ब्रोनकोम 1 से 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। खाने के बाद स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड। पीने के लिए स्वासारी का या मुलेठी का ही पानी। खाने के लिए चना और द्राक्ष, भुना हुआ चना और काली द्राक्ष आपको यहीं से उपलब्ध कराते हैं पतंजलि से, उसको ले लेना। हरी द्राक्ष में लोग बहुत तरह के केमिकल प्रोसेस करते हैं, इसलिए आयुर्वेद में काली द्राक्ष का ही अधिक विधान है। तो चना, भुना हुआ चना और काली द्राक्ष लेना पथ्य के तौर पर। अनार, पपीता, उबला हुआ सेव, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लेना। 1-2 खजूर जरूर खा सकते हैं। कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं, कोई अनाज नहीं, कोई शाक सब्जी नहीं, कोई दाल नहीं, बस यही हो गया। जब कफ का वेग प्रबल है तो एक बार उसको ठीक कर लो ना। 1 से 2 सप्ताह लगेगा अधिकतम, कितना ही तीव्र वेग हो। तो फिर कोई भी रोगों को पाल के क्यों रखते हो? मैं बार बार कहता हूं, कोई भी वात, पित्त, कफ, त्रिदोष को, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम, फिजिकल, मेंटल, किसी भी प्रॉब्लम को जितने दिन शरीर में पनाह दोगे उतना ही वो बेपनाह बढ़ेंगे। वो रोग, वो विकार शरीर के रोम रोम में 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 को 72,201 नाड़ियों तक 37 ट्रिलियन सेल्स और उनकी एक्टिविटीज को प्रभावित करता वहां तक पहुंच जाता है। तो जरा गौर से सुनना। जैसे ही कफ बढ़ा, ब्रोनकोम शुरू कर दिया, खाली पेट, ज्यादा बढ़ा तो स्वासारी गोल्ड, और ज्यादा बढ़ा तो फिर तो हम स्वर्ण, वसंत, मालती, अभ्रक, भस्म, सहस्रपुटी, मोती, पिष्टी, गिलोयसत और परहेज और ज्यादा थोड़ा सख्त कर देते। केवल और केवल द्राक्ष और चना ही खिलाते हैं। शरीर में गर्मी ना हो इसके लिए थोड़ा अनार दे देते और कुछ भी नहीं देते हैं। अनार, पपीता और उबला हुआ सेव भी कम मात्रा में ही देते हैं। सामान्य, मध्यम, तीव्र गति का कितना ही भयंकर प्रकोप हो कफ का। अब कफ का लोग केवल ये मतलब समझते हैं कि बलगम हो गया, नाक चौक हो गया, गला चौक हो गया, रेस्पिरेटरी चौक हो गया, फेफड़े में इन्फ्लेमेशन हो गया, कफ श्लेष्मा अंदर भर गया। अब ये कफ बढ़ करके मोटापा बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, शरीर का ढांचा गड़बड़ा देता है, मन में प्रमाद आता है, नींद बहुत ज्यादा आती है, मूढ़ता छा जाती है,
ज़्यादा कफ बढ़ जाए तो इतना तमस छा जाता है, व्यक्ति का विवेक ही मर जाता है। लो, बढ़े हुए दोष मन को भी प्रभावित करते हैं। कफ से तमोगुण बढ़ता है, वात से चंचलता बढ़ती है और पित्त से क्रोध बढ़ता है। मन के ऊपर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब सर्दी जुकाम में नाक बह रहे हो, सांस ठीक से ना आ रही हो, तो ऐसे ही व्यक्ति को होश ही नहीं रहता कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। इतनी मूढ़ता आ जाती है, जड़ता आ जाती है। बढ़ा हुआ वात, बढ़ा हुआ पित्त, बढ़ा हुआ कफ बहुत तरह के उपद्रव करता है। और आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुरूप कहा जाए तो सारे ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, फिर ये तमाम तरह के और जितने भी रोग हैं, उसका मूल कारण वात पित्त कफ का त्रिदोष का असंतुलन ही है। कितना ही प्रबल कफ रोग हो, एक तरफ योग में प्राणायाम, और जो दौड़ सके तो दौड़ना। दौड़ने वाले का रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना जबरदस्त होता है। अरे ये सारे जीव जंतु अच्छे से एक्टिविटीज करते रहते, दौड़ते रहते। हिरण को कभी सर्दी जुकाम कफ कोल्ड श्वास दमा अस्थमा हुआ? कभी शेर को, चीते को हुआ कि एक कोई चीते को अस्थमा का अटैक पड़ गया और चीता मर गया, शेर मर गया, हिरण मर गया? अरे हिरण चीती की तो बात छोड़ो, ये सामान्य चिड़िया से लेकर के तमाम पंछी जो गतिशील रहते हैं, उनका फेफड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बढ़िया काम करता है। कोरोना भी मनुष्य को छोड़ करके कि चींटी से लेकर के हाथी तक, गाय भैंस भेड़ बकरियां कुत्ते बिल्ली, किसी को नहीं हुआ। मनुष्य का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट गड़बड़ा रहा है। जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है। अब कफ को गड़बड़ करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, सेकंड ज्यादा घी तेल, फिर ये फ्रीज, इसने सबका सिस्टम फ्रीज कर रखा है। ये फ्रीज और इस एसी ने तो सबके ऐसी तैसी मार रखी है। मामला गड़बड़ है। फ्रीज, कूलर, एसी, कम मेहनत करना, सर्दी गर्मी आदि ऋतुओं में अपने आप को परिपक्व न करना, इनसे बचना। थोड़ी सी सर्दी बढ़ी, थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, उसमें तुम घबराने लगते हो, विचलित हो जाते हो। ये तो तुम्हें परिपक्व बनाने के लिए आती है। सर्दी और गर्मी तुम्हें पकाने के लिए आती हैं, तुम्हारे शरीर को तपाने के लिए आती हैं। ना अतपस्वी न योग सिद्ध्यति। चलो, वात बढ़ा तो पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन लड़खड़ाने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन से पूरे शरीर को पोषण मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा तो शरीर में ब्लड के माध्यम से ही सारे पोषक तत्व, सारे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस ब्लड के माध्यम से ही जाते हैं। ऑक्सीजन से लेकर के सारे पोषक तत्व खून के माध्यम से जाएंगे। मैंने रेस्पिरेटरी से इसलिए प्रारंभ किया कि रेस्पिरेटरी गड़बड़ हो गया तो उसके साथ सर्कुलेटरी और उसके साथ पूरा ताना बाना गड़बड़ हो गया। उसके बाद वात और उसके बाद पित्त कहूंगा। पहले कफ, फिर वात, फिर पित्त कह रहा हूं। तो पूरे शरीर में रक्त का संचरण ठीक होता रहे, इसके लिए प्राणायाम तो करना ही है। अब रक्त का संचरण बाधित हुआ तो 5-7 चीजें बढ़ जाती हैं। यूरिक एसिड, RA, CRP, ANA, AVN, HLB27। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता तो शरीर को पोषण पूरा नहीं मिलता, तो कहीं से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस। फिर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता तो कहीं कहीं कुछ चीजें इकट्ठा होकर के फिर वो गठिया का रूप शरीर में, कहीं गठान हो जाती है, कहीं कोई चीज ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो एसिडिक बॉडी है, एल्कलाइन बॉडी होनी चाहिए, एसिडिक बॉडी, ये वात का प्रतीक है। तो जितना भी हम ये जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं,
ये कफ को भी बढ़ाता है, वात को भी बढ़ाता है, पित्त को, त्रिदोषों को बढ़ाता है। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक ड्रिंक्स, ये वात पित्त कफ त्रिदोष को बढ़ाने वाले हैं। अब वात के लिए सामान्य रूप से, जैसे कफ के लिए हमने श्वासारी, ब्रोंकोम, श्वासारी, क्वाथ, मोलेठी आदि का प्रयोग बताया था। खाली पेट पिरानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, ज़्यादा ही हड्डी कमजोर हो गए तो अश्वशिला, नस नाड़ियों में वात का असर हो गया तो त्रयोदशांग, वात के साथ जो है शरीर की स्किन पर भी उसका उभार आने लगता है, चकत्ते चकत्ते से पड़ने लगते हैं तो कैश और गूगल, अंदर तक उसका असर हो गया है तो योगराज, और नस नाड़ियों तक असर हो गया तो महायोगराज। वात बढ़ने के साथ साथ शरीर में यूरिक एसिड आदि बढ़ गया है तो गोक्षर आदि और चंद्र प्रभावटी, अंदर से हड्डियां भुरभुरी हो गए तो लाक्षादि गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल, कैशोर गुग्गुल, त्रिदशांग गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल, चंद्र प्रभा, ये अलग अलग प्रकार से औषधियों का संयोजन है वात रोगों में। वात की सबसे अधिक शाखाएं हैं, भेद प्रभेद है, इसके लिए औषधियों की भी बहुत ज्यादा बड़ी व्यवस्था है। खाली पेट सामान्य रूप से पिरानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड और ऑर्थोकेयर, इसमें भी परहेज, जैसे उसमें परहेज चने का बताया था, इसमें वात रोगों में केवल एटीएम की सब्जी, रागी, बाजरा आदि मिलेट्स का ही प्रयोग कराते हैं, और वो भी एक बार एक रोटी देते दोपहर को, शाम को भी बंद, सुबह भी बंद, एक भुक्तम करवा देते हैं उसको। चलो अपने अपने अभ्यास करो। जरा सा आपने ठंडी चीज ली और चिकनी चीज ली तो कफ बढ़ेगा, जरा सा खट्टी चीज ली, चाहे वो आंवला हो या दही छाछ हो, कोई भी चीज हो, और भारी चीज जो देर से हजम होती है तो वात बढ़ेगा। और जरा सी गर्म चीज ली है, पहले से ही आपको एसिडिटी है, आपने काली मिर्च और हरी मिर्च कुछ भी ले ली तो कफ पित्त बढ़ ही जाएगा ना। इन चीजों की सावधानी रखनी पड़ेगी। अरे पहले से ही शुगर है, चीनी क्यों खा रहे हो? पहले से बीपी है, नमक क्यों ठोक रहे हो? पहले से ही थायराइड की प्रॉब्लम है तो जितने भी फास्ट फूड है ये सब थायराइड को बढ़ा दे। पहले से कोलेस्ट्रॉल है, घी क्यों खा रहे हो? पहले से चर्म रोग है, नमक और मीठा क्यों खा रहे हो? पहले से मोटापा है तो ओवर ईटिंग क्यों कर रहे हो? ये सब परहेज तो मानना ही पड़ेगा ना। ये आप इसका पालन नहीं करोगे तो दुख पाओगे, सीधी सी बात है। तो वात बढ़ने पर अब देखो सामान्य औषध, पंचामृत बता रहा हूं, हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान के पत्तों का रस कफ के लिए, थोड़ा शहद मिला के ले लेना, थोड़ा गुनगुना करके। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस वात के लिए। एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, दूर्वा, दूधी घास, जल जमनी, ये पित्त के लिए अप्रतिम औषधियां हैं। पीड़ा निर्गोल, ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोकेयर। एटीएम की सब्जी, और कुछ दिन तो एटीएम पर ही रखते हैं, मिलेट्स देते भी नहीं, रागी, ज्वार, बाजरा आदि, वो भी उसमें भी 3 से 5 दिन का उपवास कराते हैं। उपवास कराने से वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, सभी प्रकार के टॉक्सिन्स, इन्फ्लेमेशन, सभी प्रकार के विकार खत्म हो जाते हैं। इंटरमिटेंट उपवास तो रोज करना ही है, कंप्लीट उपवास। और कई बार जब वाटर टेंशन ज्यादा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है तो निर्जला उपवास भी कराते हैं। निर्जल उपवास, सजल उपवास, अलग अलग प्रकार से उपवास त्रिदोषों को खत्म कर देता है। वात, पित्त, कफ, और लोग बड़े बड़े दर्द लेकर के आते, बोले ये तो गया, घुटने का दर्द, कोने का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये दर्द, वो दर्द।
अब लोग खाते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है इससे क्या है, तो सारी दुनिया खा रही। खाना, पहली बात तो एक बार उसको जब दोष बढ़ गया उसको हटा, फिर उसको बैलेंस रखने के लिए वही खाना जो वात रोगों में पथ्य है। पथ्य माने जो खाना है, अपथ्य जो नहीं खाना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा।